तो लास्ट टाइम हमने जो है फॉरेन पॉलिसी देखा था, अप्रोच और मीनिंग। ठीक है, तो हमने वो जनरल देखा था फॉरेन पॉलिसी का डेफिनेशन, मीनिंग एंड अप्रोच। अब हम लोग स्पेसिफिक इंडिया के फॉरेन पॉलिसी पे आते हैं। तो अगर आप लोग सिलेबस देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स हमें पढ़ना है। भारत की विदेश नीति का क्या उद्देश्य है और क्या सिद्धांत है, किस पे बेस्ड है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पे, क्या उद्देश्य है। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो फॉरेन पॉलिसी में अगर पूछा जाए कि एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, तो वो है नेशनल इंटरेस्ट। किसी देश का जो राष्ट्र हित है वो क्या है, उसी पे आधारित होता है फॉरेन पॉलिसी। तो जाहिर सी बात है उद्देश्य भी उसी से रिलेटेड होगा। तो वही मैंने लिखा हुआ है कि नेशनल इंटरेस्ट इसमें मेन है ऑब्जेक्टिव में। तो कहने का मतलब है कि फॉरेन पॉलिसी के माध्यम से हम किन उद्देश्यों की पूर्ति चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसका यही मतलब है। तो वो नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करना है, उसके हित की जो उसके हित में जो चीज होगा वो फैसला लिया जाएगा और वही उद्देश्य होगा। तो प्रिंसिपल और ऑब्जेक्टिव दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। तो मैंने लिखा है इन प्रैक्टिकल टर्म्स द आइडिया ऑफ नेशनल इंटरेस्ट टेक्स द फॉर्म ऑफ कंक्रीट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी विच आर दिस थ्री। ठीक है, तो ये मेन ऑब्जेक्टिव्स है, इसमें कुछ प्लस माइनस भी हो सकता है, लेकिन एक मैंने लार्जर ये 3 लिया है, उसके अंदर बाकी सब चीजें आ जाती हैं। तो जो नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो वो ट्रांसलेट हो रहा है ऑब्जेक्टिव में। उसको पूरा करने के लिए क्या किस उद्देश्य से जो है उसको हम लोग करते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है फॉरेन पॉलिसी का, प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियाज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी। इसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। और सेकेंड है प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। थर्ड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो इंडिया का, अच्छा हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसमें डिटेल्स में बात करेंगे। ये 3 आपने देख लिया, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चढ़ते हैं, वहाँ डिटेल में बात करेंगे। तो हमारा फर्स्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियाज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी। का क्या मतलब है? तो किसी भी देश का सबसे प्रमुख काम होता है कि वो अपने बॉर्डर्स की सुरक्षा करे, उसके माध्यम से जो उसके अंदर लैंड है जिस पे हम लोग रहते हैं उसकी सुरक्षा। कोई भी देश या सरकार, उसका सबसे प्रमुख जो है उद्देश्य यही होना चाहिए, और यही होता ही है। नहीं तो सरकार का क्या मतलब, फॉरेन पॉलिसी का क्या मतलब, जब उसके लोग सुरक्षित नहीं है, उसका जो भूमि है वो सुरक्षित नहीं है। तो इसका मतलब ये है। और इंडिपेंडेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी, तो हम लोग जो फॉरेन पॉलिसी बनाए वो किसी के दबाव में नहीं, किसी से पूछ के नहीं, बल्कि भारत के हित में जो चीज होगा वो हम लोग जो है उसके ऊपर हम लोग जो फैसला लेंगे इंडिपेंडेंट होके, न किसी के दबाव में, न किसी से पूछ के। तो वो ये 3 पॉइंट्स मैंने लिखा है मोटा मोटा, इसके माध्यम से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में मैंने बॉर्डर की बात की कि बॉर्डर की सुरक्षा जो है किसी भी सरकार का, किसी भी फॉरेन पॉलिसी का प्रमुख उद्देश्य है। कि बाकी चीजें तो तब डिसाइड होंगी कि जब हमारी भूमि सुरक्षित है, लोग सुरक्षित है उसके अंदर। तो अभी एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे हम लोग कि जो नेपाल इशू है, ठीक है, तो बिहार में आप देखेंगे कि ये वहाँ पे कुछ भूमि है, उस पे जो नेपाल क्लेम कर रहा है, और भी कई सारे विवाद चल रहे हैं नेपाल के साथ। तो भारत ऐसे कैसे किसी को दे दे, है ना। तो वो जमीन की लड़ाई है और वो क्लेम और ये सारी चीजें, तो चाइना के साथ भी यही है। तो हम एकदम बिल्कुल मजबूत रूप से अपने बॉर्डर की सुरक्षा करें, ये उद्देश्य है।
और जो भारत का फॉरेन पॉलिसी है, जब आप रियलिज्म पढ़ेंगे, लास्ट क्लास में हमने रियलिज्म थोड़ा सा डिस्कस किया था, वो इंटरनेशनल रिलेशन से आपको जो है वो बृहत रूप से पढ़ना है, तो मैंने बताया था थोड़ा सा कि जो रियलिज्म है उसमें कुछ की वर्ड्स हैं, स्टेटिज्म हो गया या फिर फॉरेन पॉलिसी ऑफेंसिव है कि डिफेंसिव है। तो इंडिया का जो है डिफेंसिव है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इंडिया का एक एक माना हुआ है कि इंडिया जो है किसी के ऊपर फर्स्ट खुद से अटैक नहीं करेगा, ठीक है? तो वो अटैक नहीं करेगा, यानी कि ऑफेंसिव रियलिज्म नहीं है, ठीक है? तो ये फॉरेन पॉलिसी का वो ये फॉर्म है जिसमें ये डिफेंसिव है इंडिया का। जैसे कॉन्ट्रास्ट में आप देखें तो चाइना का ऑफेंसिव रियलिज्म है, वो अपने बॉर्डर्स को एक्सपेंड करने के लिए वो ऑफेंसिव है, यानी कि खुद से जाके जो है प्रथम बार में वो अटैक कर सकता है। या फिर अब जितने बार भी देखें, अब इंडिया की लड़ाई भी हुई है पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ, तो इंडिया ने कभी पास्ट में भी, जो शुरू से हम लोग का एक रहा है ये सब चीजें, ये पास्ट में इनहेरिटेंस भी होती है कि हम लोग पीसफुल कंट्री हैं और गांधी और बुद्ध की ये धरती है, तो ये है कि हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, हम लोग फर्स्ट किसी पे अटैक करने नहीं जाते हैं। और हाँ, अगर कोई अटैक कर दे तो हम अपनी सुरक्षा करने का हमें पूरा हक है। तो डिफेंसिव मतलब डिफेंड करते हैं हम लोग अपने आप को। ऑफेंसिव मतलब होता है कि किसी के ऊपर जाके आप ऑफेंड कर रहे हैं, लेकिन हमारा डिफेंसिव रियलिज्म, इसको इस तरह से समझ सकते हैं अगर अप्रोच की बात करें तो। तीसरी बात, जो इंडिपेंडेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी की जहाँ तक बात है, तो सोवरेन कंट्री है हम लोग, संप्रभु जो है राष्ट्र हैं हम लोग। तो इसका मतलब यही होता है कि हम लोग जो अपने हित में जो होगा, नेशनल इंटरेस्ट में, उस पे जो जरूरत होगा, फॉरेन पॉलिसी जिस तरह से जरूरत होगी उसको जो है हम अपने राष्ट्र हित में उसके अनुसार फैसला ले सकते हैं, बिना किसी के दबाव से में, बिना किसी के पूछे हुए। तो ये आइडियल कंडीशन एक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोग को ये पॉइंट। सेकेंड जो उद्देश्य है फॉरेन पॉलिसी का भारत का, तो प्रोमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि भारत एक शांति प्रिय देश है और वो शांति चाहता है, चाहे अपने देश के अंदर हो या दूसरे देशों के साथ हो, पूरे वर्ल्ड में शांति चाहता है इनफैक्ट। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जब शांति होगी तभी जो है देश जो है वो प्रोग्रेस कर सकते हैं, नहीं तो एनर्जी जो है नेगेटिव चीजों में वेस्ट होती है। तो ये बिल्कुल हम लोग का गांधी और बुद्ध का देश है। तो शांति जो है हम लोग के जीन्स में कह सकते हैं कि हम लोग शांति ही चाहते हैं। जैसे चाइना का जो है ऑफेंसिव है, उस तरह से हम लोग का नहीं है। हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डीपीएसपी, जो संविधान में लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसमें भी इसकी चर्चा की गई है, इस उद्देश्य की, ठीक है? तो मैं आप लोग को एक छोटा सा काम देती हूँ, पता नहीं आप लोग करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, मैं अगले क्लास में अगर मुझे कोई बताए कि ये किस आर्टिकल की मैं बात कर रही हूँ, किसमें ये लिखा हुआ है, डीपीएसपी में कौन से आर्टिकल में ये मेंशन है, तो मुझे खुशी होगी अगर नेक्स्ट क्लास में कोई बताए। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है प्रोस्पेरिटी इन स्टेबल वर्ल्ड। जो समृद्धि है वो जो अगर विश्व में शांति है, अगर वो स्टेबल है, अगर अनस्टेबल है तो वहाँ पे समृद्धि आना मुश्किल है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा ही होता रहेगा। मिडिल ईस्ट में देख लीजिए, अभी जो है वहाँ पे अशांति है तो कितनी दिक्कत है, वहाँ पे गरीबी बढ़ती जा रही है और कॉन्फ्लिक्ट और ये सारी चीजें। तो भारत ये बिल्कुल मानता है कि जो समृद्धि है वो जो अगर विश्व स्टेबल होगा, शांति प्रिय, वहाँ पे शांति होगी विश्व में, तभी समृद्धि सभी के लिए होगी, और सभी की होगी तो इंडिया की भी होगी या किसी भी कंट्री की होगी। तो हमने जो पॉलिसी भी बनाई है, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने नैम, डिसआर्मामेंट और बीओपी लिखा है, बैलेंस ऑफ पावर। तो ये सब के उद्देश्य भी यही है। जैसे डिसआर्मामेंट है तो
विश्व में देशों के पास जितना कम हथियार होगा तो शांति का जो चांस है वो उतना ज़्यादा होगा। अगर सबके पास एकदम हथियारों का ज़ख़ीरा है तो लड़ने-भिड़ने का जो है चांस ज़्यादा है। तो इसलिए भारत इस पक्ष में रहता है कि निशस्त्रीकरण हो, डिसआर्मामेंट, मतलब आर्म्स जो है शस्त्र को कम से कम किए जाएँ। चाहे वो परमाणु बम हो या हथियार हो, जो भी सारी चीज़ें। तो आइडियली ये इंडिया चाहता है। जो हमारा नेम है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, हम लोग लास्ट में देखेंगे इसको ज़्यादा डिटेल्स में। तो ये पॉलिसी भी जो है भारत की आज़ादी के बाद जो है ये कई सारी कंट्रीज़ ने मिलके बनाया था और इंडिया उसमें लीडिंग पोजीशन में था। तो इसका भी उद्देश्य यही था कि हमें जो 2 ब्लॉक था उस समय, यूएसएसआर ब्लॉक और यूएसए ब्लॉक, तो हम उसमें नहीं फँसना है हमें। हमें अगर उसमें फँसेंगे तो साइड लेना पड़ेगा और फिर लड़ाई झगड़े में पड़ना पड़ेगा। नहीं, हम अभी आज़ाद हुए हैं और हमें शांति की ज़रूरत है। शांति पूर्ण वातावरण रहेगा तभी हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह की ये पॉलिसी रही है। जो बैलेंस ऑफ पावर है ये भी एक रियलिज्म का एक वर्ड है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इंडिया तो शांति चाहता है और उसके लिए, लेकिन प्रैक्टिकली क्या है कि जो हम चाहें और हो जाए कोई ज़रूरी नहीं है। एक आइडियली चीज़ें चाहना और प्रैक्टिकली कैसे चीज़ें चल रही हैं, हम बिल्कुल ख्वाब में नहीं जी सकते हैं। जो विश्व में जैसे चीज़ें चल रही हैं, तो आपको जो है अपनी जो चीज़ें हैं थोड़ी प्रैक्टिकल भी करनी पड़ेगी। तो बैलेंस ऑफ पावर यही है, जैसे मान लीजिए कि हमारा चाइना के साथ जो अभी विवाद चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट, वो बहुत पहले से है। तो अभी एक हम लोग ये स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं कि जापान के करीब हम लोग हो रहे हैं, कि हम लोग जापान के साथ मिलके, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके, अमेरिका के साथ मिलके एक ग्रुपिंग कर सकते हैं चाइना के खिलाफ। नहीं तो चाइना सबको परेशान किए हुए है, इंडिया को खासकर। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो प्रैक्टिकली ये करना पड़ता है। शांति को हासिल करने के लिए भी कई बार हथियार रखना ज़रूरी पड़ जाता है। तो ये सब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। तो इसमें मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है सिक्योरिटी। तो यहाँ पे आप देखेंगे टॉपिक में जो है सिक्योरिटी वर्ड लिखा हुआ है, प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी एक सुरक्षा जो है, विश्व की सुरक्षा, अपने देश की सुरक्षा, अपने बॉर्डर्स की सुरक्षा, ये तो ट्रेडिशनल तरीका हो गया सिक्योरिटी को समझने का। उसमें अब मॉडर्न ये भी है कि सिर्फ ये ट्रेडिशनल सेंस में नहीं, अब जो चीज़ें हैं जैसे क्लाइमेट चेंज, मान लीजिए कि विश्व में शांति ही रहे और ये धरती जो है धीरे धीरे खात्मे की तरफ बढ़ रही है, जो है इतना वातावरण गर्म हो जाए, डिग्री सेल्सियस जो इसका टेम्परेचर है इतना राइज कर रहा है, तो उसका क्या मतलब रह जाएगा। तो क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी, लोगों को खाना अगर है तो उनको खाना भी ठीक से मिले। अगर आधा पेट कोई खा के रह रहा है तो उसके लिए सिक्योरिटी का क्या मतलब है कि अगर बॉर्डर सेफ है और कोई आधा पेट खा के सो रहा है या बिना खाए सो रहा है। तो ये जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, अब सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है उससे काफ़ी आगे निकल गया है। तो इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं, मैंने कुछ लिखी है, क्लाइमेट हो गया, फूड सिक्योरिटी हो गया, ये सब सारी चीज़ें हो गई। तो ये सब उद्देश्य है। थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट पे आते हैं ऑब्जेक्टिव में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आप मोहल्ले में भी देखें कि अगर आपको सरवाइव करना है या फिर जिंदा भी रहना है तो पैसे तो चाहिए। तो उसी तरह किसी भी देश के लिए चलाने के लिए पैसे चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। तो वही ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है, अच्छा मैंने ये सब पॉइंट्स जो है अपने मन से लिखा है। ये आप जो आंसर लिखेंगे ऑब्वियसली जो है आप सब्जेक्टिव आंसर्स लिखेंगे। ये पॉइंट्स से मैंने स्लाइड में पॉइंट्स ही बनते हैं तो मैंने इसलिए लिखा है, बहुत कहानी नहीं लिख सकते इसमें। ये बस समझाने के लिए है, ये स्टैंडर्ड नहीं है कि इसमें यही 3 पॉइंट्स है और ये सारी चीज़ें। ये सुविधा के लिए मैंने बनाई है, आप बिल्कुल सब्जेक्टिव फॉर्म में ही लिखेंगे। हेडिंग दे सकते हैं आप, लेकिन ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा जो मैं बोल के बता रही हूँ। तो भारत जब आज़ाद हुआ तो हम लोग ब्रिटेन के गुलाम थे। तो ब्रिटेन जितना लूट सकता था लूटा उसने, और फिर बहुत गरीबी की हालत में ही छोड़ के चला गया जो है ब्रिटेन। तो हम लोग के सामने ये स्थिति थी कि शांति हो और शांति उस वातावरण में हम लोग प्रोग्रेस करें।
ठीक है, इकोनॉमी हम लोग की राइज करें ताकि अधिक से अधिक लोग जो है समृद्धि आए, जो गरीबी है वो हट के हम लोग समृद्धि की तरफ बढ़े। तो ये जो सिचुएशन जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है, कॉलोनियल लीगेसी यानी कि जो ब्रिटेन के हम लोग कॉलोनी थे, तो ये उद्देश्य हमेशा से रहा है कि देश समृद्ध हो। फिर नैम जो बनाया गया, मैंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात की, ये पॉलिसी जो है उसका भी उद्देश्य यही था कि कॉपरेशन होके और हम लोग लड़ाई झगड़ा में नहीं फंसे और हम लोग प्रोग्रेस करें। अगर फिर रियलिज्म के अगर सेंस में हम लोग चीज़ों को समझे, तो रियलिज्म में मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि पावर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसमें भी इकोनॉमिक पावर और मिलिट्री पावर, और मिलिट्री पावर भी इकोनॉमिक पावर से ही आता है। अगर पैसे रहेंगे तभी जो है आर्मी मजबूत, सो सैलरी और सामान वगैरह जो भी है तो ले खरीद सकेंगे। तो इस सेंस में भी इकोनॉमिक पावर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो कोई देश है उसका जो समृद्धि का क्या जरिया हो सकता है कि व्यापार और ये सारी चीज़ें जो है इंपोर्ट करते हैं हम लोग, एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये उसका उद्देश्य यही है कि देश समृद्ध हो। कोई भी पॉलिसी हो, जैसे यहाँ एलपीजी मैंने लिखा है, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन इंटरनेशनल रिलेशंस के सेंस में, ठीक है। तो इसका मैं फुल फॉर्म लिख देती हूँ। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। आई होप कि आप लोग इन सब शब्दों से परिचित हों। तो ये सब जब पॉलिसी भी 90s के दौर में जब अपनाई गई, तो उसका भी उस समय जो हालात थे, हालात जैसे भी हो, हमेशा जो उद्देश्य रहता है वो देश की समृद्धि ही रहती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही रहता है। अब इससे कितना फायदा हुआ, नुकसान हुआ, ये डिबेट की बात है, लेकिन कोई भी पॉलिसी इंडिया अपनाता है तो वो देश को देश की अच्छाई के लिए ही कोई भी जो सरकारें चाहती है कि वो हो। तो ये सब जितना भी ये सब चीज़ है, ये सब का उद्देश्य यही है कि फॉरेन पॉलिसी हम ऐसा अपनाएं जिससे कि देश समृद्धि की तरफ अग्रसर हो। ये ऑब्जेक्टिव्स हमारा खत्म हो गया, मैं अनम्यूट कर रही हूँ। आप लोग अगर समझ में आया हो, नहीं आया हो, बताइए मुझे। आप लोग अनम्यूट कीजिए अपने आप को, जिसको अगर कुछ पूछना हो। अनम्यूट कर पा रहे हैं आप लोग? अंजलि पांडे, यस मैम। समझ में आया? यस मैम। और किसी को कुछ पूछना हो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे सिद्धांत। तो ये क्लियर होना ज़रूरी है, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए सबको। बाकी लोग क्यों जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए अगर किसी को कुछ पूछना हो। मनोज कुमार, अनम्यूट। अवंतिका त्रिवेदी अनम्यूट हो चुकी हैं। इंदु सिंह अपना कैमरा ऑन करें, क्यों ऑफ है? मैं हटा दूंगी अगर कैमरा ऑफ रहेगा तो। हुमायूं रशीद, बताइए। गैलेक्सी J2 उनका माइक ऑन है। अंजलि, तब तक आप ही बताइए कैसा मतलब लेक्चर जा रहा है, समझ में आ रहा है या कुछ दिक्कत हो रही है? यस मैम, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है।
मैम, एक चीज हमको पूछना था। जो अभी स्टार्टिंग में ये थर्ड पॉइंट में इकोनॉमिक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया जो लिखी है, हम्म। थर्ड पॉइंट है उसका, जो फर्स्ट वाला है उसमें जैसे कि आप बताएं कि ब्रिटेन हम लोग को उसी अवस्था में छोड़ के चला गया जब गरीबी था यहाँ। हम्म। तो हम पूछना चाह रहे कि उस टाइम मतलब जब वो सिचुएशन में इंडिया को छोड़ा गया, तो इंडिया को तो बहुत डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा होगा। हाँ बिल्कुल। तो वो कैसे अपने मतलब कि कहने का मतलब है कि इकोनॉमी को कैसे संभाला होगा। देखिए ये तो बहुत इसका लंबा आंसर है, ठीक है। तो इंडिया जो भी कर सकता था, जो अपने रिसोर्सेज हैं उसको उसने बेस्ट यूटिलाइज करने की कोशिश की। इंडस्ट्री की स्थापना हुई। जो 5 ईयर प्लान है उसका उद्देश्य ही मेनली यही था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। जो 5 ईयर प्लान है, तो हर एक जो प्लान था उसका जो 5 साल के लिए उसका उद्देश्य एक स्पेसिफिक होता था। जैसे शुरू में जो है इंडस्ट्री पे फोकस था, एग्रीकल्चर पे फोकस था। तो इन्हीं सब माध्यम से जो हमारे पास चीजें हैं उसी को यूज करके हम आगे बढ़ेंगे ना, है ना। और जो है एक दूसरे से जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थे जो आज़ाद हुए थे, तो उनसे कोऑपरेशन करके, इजिप्ट हो गया या फिर इंडोनेशिया हो गया, तो आपस में जैसे ये इस तरह से समझ सकते हैं कि जो गरीब लोग हैं वो आपस में एक दूसरे का हाथ थाम के खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर कोई डेवलप्ड कंट्री है, अगर हेल्प कर सके तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस समय कोल्ड वार चल रहा था, आपको पता है, सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम से। तो जो है हेल्प जो है उतना आसान नहीं था, और हम लोग किसी का स्टैंड भी नहीं ले सकते थे। लेकिन अनऑफिशियली हम लोग यूएसएसआर की तरफ ज़्यादा झुके। यूएसए के कंपैरिजन में अमेरिका हम पे आरोप भी लगाता है कि आपने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात की कि हम दोनों ब्लॉक से बराबर की दूरी रखेंगे, तो आप यूएसएसआर से कैसे करीब हो गए। लेकिन यूएसएसआर ने हमें मुश्किल समय में बहुत हेल्प किया, तो हमने उसकी हेल्प ली, तो थोड़ा सा झुकाव जो है ये सच बात है। तो यही सब चीजें, बहुत सारी इसमें चीजें हैं। ठीक है। थैंक यू मैम। चलिए, तो मेरे ख्याल से कुछ अनम्यूट और म्यूट का भी दिक्कत है। मेरे ख्याल से लोग पूछना चाह रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहे हैं अनम्यूट। आप लोग क्वेश्चन लिख सकते हैं चैट में अगर आवाज नहीं वो हो रही है तो। मनोज कुमार, अंकित कुमार बोल रहे हैं कि पूछना चाह रहे हैं और अनम्यूट नहीं हो रहा है। अंकित कुमार, मैंने अनम्यूट करने के लिए इधर से उधर से आप कीजिए, इधर से मैंने स्टार्ट कर दिया है। मनोज कुमार को भी मैंने इधर से कोशिश की है, आप उधर से प्रेस कीजिए, ऑप्शन आ रहा होगा। मनोज कुमार का माइक ऑन होगा। हाँ मनोज ये तो कुमार। समझ में आ रहा है। ये तो अच्छा, पूरा समझ में आ गया है मतलब जो बताया है। लेकिन इससे संबंधित एक सवाल है। किस चीज से? इसी से संबंधित मतलब फॉरेन पॉलिसी से माइक संबंधित चाइना माइक से। माइक दूर कीजिए, बहुत तेज आवाज आ रही है, माइक थोड़ी दूर कीजिए। हाँ। हाँ, बोल रहे थे कि जैसे भारत सोवरेन मतलब कंट्री है, तो यहाँ पे तो मतलब डिसीजन ले लिया जो गलवान घाटी का जो इशू हुआ, तो ये बहुत सारे ऐप पे मतलब प्रतिबंध लगा दिया गया। जो इम्पोर्ट हो रहा था उस पर भी कुछ प्रतिबंध लगाया गया है। हम्म। और लेकिन एक जरूरी चीज ये है कि जैसे मान लो इम्पोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके चलते जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है हमारे देश में, हम्म। वो एक तरह से प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। और हम्म। हम कह रहे हैं कि चाइनीज सामान नहीं खरीदे, लेकिन जो भारत की जो स्थिति है, जो रूरल एरिया में हो, जो गरीबी है, वो लोग जो सामान पर इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगा हो रहा है, तो वो कैसे खरीद पाएंगे। इसके लिए सरकारी स्तर पर क्या करना होगा। सरकार ने इसके लिए मेक इन इंडिया लॉन्च किया था। अब वो कितना सफल हो हाँ पा रहा है नहीं हो पा रहा है वो डिबेट का हाँ, तो इसकी प्रासंगिकता क्या रह जाएगी जब जब हम मतलब बैन कर दे रहे हैं, अपने आप को आत्मनिर्भर पहले बनाना होगा, तभी तो वो सक्सेसफुल होगा। क्योंकि प्रतिबंध लगा देने से कुछ नहीं होगा जब तक अपने आप को पहले स्टेब्लिश नहीं करते हैं। ये आप सही कह रहे हैं, आपने जवाब खुद ही दे दिया। तो उसका जवाब यही है कि एक तरफ जो है अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना होगा, और तभी जाके इन सब चीज़ों का कोई मतलब है।
और सरकार तो अपने स्तर पे कोशिश कर रही है, सरकार कह भी रही है और कोशिश चल भी रही है। अब कितना सफल हो पाता है, कितने चैलेंजेस हैं, कई सारे चैलेंजेस हैं, वो तो आप लोग भी जानते हैं। तो लेकिन सरकार तो कोशिश कर रही है, सरकार कह रही है। ठीक है, और कोई? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ, मेन ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा। अब हम लोग प्रिंसिपल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रिंसिपल्स में मैं अभी डिटेल्स में आज नहीं जाऊंगी, हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है उसमें डिटेल्स में जाएंगे। अभी जो है हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि क्या है, नाम क्या है उसका। तो ऑब्जेक्टिव और प्रिंसिपल जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। ऑब्जेक्टिव की पूर्ति के लिए किस सिद्धांतों पे चल के जो हम फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो इसमें पॉइंट लिखा है मैंने, व्हाइल कीपिंग इन व्यू द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स of India's foreign policy, India has adopted and pursued certain principles to realize these objectives. ठीक है, तो मैंने जो बताया वही लिखा हुआ है इसमें। तो इसमें पहला सिद्धांत भारत का क्या है फॉरेन पॉलिसी का? तो पंचशील है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। पंचशील है, नैम पॉलिसी है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। थर्ड है पॉलिसी ऑफ रेसिस्टिंग कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म, रेसिज्म, यानी कि जो उपनिवेशवाद बोलते हैं शायद। तो मतलब किसी की गुलामी कोई भी देश नहीं करेगा। तो कॉलोनियलिज्म उसको बोलते हैं, इंपीरियलिज्म मतलब साम्राज्यवाद, और रेसिज्म मतलब जो स्किन के कलर के ऊपर जो भेदभाव किया जाता है, रंग भेद नीति शायद बोलते हैं। तो वो जो है इन सब के खिलाफ जो है पॉलिसी है इंडिया का कि सभी स्वतंत्र रहें। फोर्थ पॉइंट है पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से अगर कोई डिस्प्यूट होता भी है, लड़ाई झगड़ा होता भी है संसार में, विश्व में, तो उसको जो है शांतिप्रिय ढंग से निपटाया जाए, न कि अटैक करके, लड़ाई झगड़ा करके। और फिफ्थ पॉइंट है सपोर्ट टू यूएन, इंटरनेशनल लॉ एंड अ जस्ट एंड इक्वल वर्ल्ड ऑर्डर। तो जो यूनाइटेड नेशंस है उसको सपोर्ट करना, क्योंकि उसका उद्देश्य यूनाइटेड नेशंस इसलिए बनाया गया है कि विश्व में शांति हो, तो इसलिए इंडिया उसको सपोर्ट करता है। जो इंटरनेशनल लॉ है, उस शांति के लिए अगर कोई नियम कानून बनता है तो उसको सपोर्ट करना। और जस्ट और इक्वल वर्ल्ड ऑर्डर, यानी कि एक न्यायपूर्ण और बराबरी का विश्व हो, जिसमें सभी को बराबर हक हो और किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी भी देश हो, या यहाँ देश की ही बात हो रही है, तो ऐसा विश्व का जो है भारत की कल्पना है। ठीक है, तो ये सिद्धांत है भारत के। जो मोदी गवर्नमेंट है, इन लोगों ने जो नेहरू से थोड़ा सा आप जानते हैं कि ये लोग जो है मानते हैं कि जो है वो पुराने टाइम का था और अभी परिस्थिति चेंज हो गई है। तो पंचामृत जो है उसकी बात चल रही है कुछ टाइम से, तो ये हम लोग देखेंगे बाद में। तो अभी तक आप कहीं भी देखेंगे जनरली तो ट्रेडिशनली इन्हीं की चर्चा है, ये 5 पॉइंट्स की। ये पंचामृत अभी लेटेस्ट है जिसपे जो है डिस्कोर्स में है, चल रही है चीजें। तो ये हमारे मेन सिद्धांत हो गए, मेन प्रिंसिपल्स हो गए। ये ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे मेन बार बार मेन उस पर फोकस कर रही हूँ, चाहे ऑब्जेक्टिव्स हो चाहे प्रिंसिपल्स हो, ये मुख्य हैं। छोटे मोटे और हो सकते हैं जो इसी में हो सकता है कि पॉइंट्स में आ जाए और बहुत सारी चीजें, लेकिन ये मेन प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, तो ये डिटेल्स हैं। मेरे ख्याल से आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, तो मैं अनम्यूट कर रही हूँ। मैं सभी को अनम्यूट करने के लिए इधर मैंने प्रोसेस कर दिया है, आप लोग अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आज का लेक्चर यही खत्म होता है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। मैंने इधर से कर दिया है अनम्यूट की प्रोसेस, आप लोग अपने एंड से बटन दबाइए।
निशु कुमार, प्रीति गुप्ता, बताइए कोई दिक्कत? यस मैम। हाँ मैम, एक सवाल था। नहीं मैम, समझ में आ रहा है। हेलो हाँ, पूछिए, सवाल पूछिए। मैम, ये आपने बोला पंचवर्षीय योजना, तो हम पढ़े हैं पंचवर्षीय योजना के, तो क्या अभी वो है पंचवर्षीय योजना चल रहा है या उसको बंद कर दिया गया है? देखिए, जो पंचवर्षीय योजना के लिए जो प्लानिंग कमीशन था, जिसको ये जिम्मेवारी दी गई थी, आपको पता है कि वो खत्म करके नीति आयोग लाया गया है। हाँ ठीक है? मैम, वो तो पता है। हाँ, तो हाँ। पंचवर्षीय योजना जो उस समय उद्देश्यों की पूर्ति थी, और अभी थोड़ी परिस्थिति चेंज हो गई है, तो जाहिर सी बात है वो भी नेहरू का बनाया हुआ था, तो नीति आयोग मोदी गवर्नमेंट ने जो है उसको रिवाइज किया है। और लेकिन किसी भी जो देश का उद्देश्य तो होता ही है, भले आप 10 साल की बात करें या फिर जैसे पंचवर्षीय योजना 5 साल की होती है, जो भी है, तो वो उद्देश्य बिल्कुल रहते हैं। कभी भी कोई आदमी हो या फिर देश बिना उद्देश्य के अगर चले तो क्या प्राप्त करेगा? कुछ नहीं प्राप्त करेगा। तो वो जो है प्लानिंग कमीशन की जगह जो है नीति आयोग आ गया है, उसके बारे में आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। हाँ मैम। और कोई नेक्स्ट सवाल? मैम सेकंड पॉइंट पे है मैन पॉलिसी, शायद NAM है सेकंड नंबर, वो हमको समझ में नहीं आया मैम, एक बार बस समझा दीजिए। मेरा बार बार कनेक्शन हट जा रहा था। तो नैम पॉलिसी जो है, इसका फुल फॉर्म है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ये हम लोग जो है इसमें लास्ट में जो है इस पे हम लोग डिटेल्स में मैंने यहाँ पे डिस्कस करूंगी, तो तब समझ में आ जाएगा। इसका शॉर्ट में बस यही बता दे रही हूँ मैं कि जब इंडिया आजाद हुआ तो 1945 में जस्ट उसके पहले जो है वर्ल्ड वॉर हुआ था। ठीक है, 1939 से 45 तक। तो जो विश्व है दो हिस्से में बट गया था। एक जो है जो यूएसएसआर के साथ था, जो रसिया भी उसका रिप्रेजेंट है लिगेसी। तो उस समय यूएसएसआर था जिसका विघटन हो गया 1991 में। तो एक खेमा वो था, और दूसरा खेमा जो कि कम्युनिस्ट ब्लॉक का खेमा था, और दूसरा खेमा था अमेरिका जिसको लीड कर रहा था, जो कि कैपिटलिस्ट खेमा था, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट। मनोज सर ने आप लोग को कोल्ड वार पढ़ाया होगा, तो उस समय ये बिल्कुल पढ़ाया है। ठीक है, तो ये जो दो खेमा था, तो दोनों खेमा जो है, ये जो नए नए कंट्री आजाद हो रहे थे अफ्रीका में, और इंडिया जैसे एशिया में आजाद हुआ, तो वो दोनों खींचने की तरफ कोशिश कर रहे थे अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए और समर्थन बढ़ाने के लिए। लेकिन इंडिया और कुछ ऐसे कंट्री जैसे इजिप्ट वगैरह जिन्होंने नैम शुरू किया, उन्होंने कहा कि नहीं, हम अभी अभी आजाद हुए हैं, गरीब हैं, और हम लोग अभी लड़ाई झगड़े में सपोर्ट करने में, अगर जैसे एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं हम लोग, एक साइड का समर्थन करते हैं तो दूसरा गुस्सा जाएगा, और दूसरे को करते हैं तो पहला गुस्सा जाएगा। तो हमें किसी को गुस्साना नहीं है, हमें कोऑपरेशन से अपना प्रोग्रेस करना है, हमें लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं है। चिल्लाता हो? तो इंडिया ने जो नया उस समय पॉलिसी बोले कि अपनाई, नहीं बंद करा ना तारा की जे चालू हो जाए तो बिहार तक पूरा ठीक है, तो इसको नैम पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है, और किसी को कोई सवाल? मैम जो हम लोग को पढ़ने के लिए आप बोली हैं DPSP, उसमें मतलब हम लोग अगर कैसे मतलब उसको रीड करना होगा हम लोग को, तो थोड़ा कुछ उस बारे में कोई बता भी दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन की बुक हो, लक्ष्मीकांत हो या DD बसु हो, ये DPSP फंडामेंटल राइट पढ़े बिना पॉलिटिकल साइंस का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कल्याणकारी राज्य ऐसे करके है कुछ, जो उसका फुल फॉर्म DPSP का हिंदी में है। तो आप इसको बिल्कुल सर्च करेंगे तो उसमें आएगा, और उसका उद्देश्य यही है कि जो भारत जो है भारत अपने अंदर जो है देश के नागरिकों के लिए कैसा भारत चाहता है, उसमें वो उसका वर्णन लिखा हुआ, आर्टिकल लिखा हुआ। और कोई भी कंपटीशन के लिए बिना आप DPSP पढ़े जो है सोच भी नहीं सकते हैं, वो इतना इम्पोर्टेंट है। तो DPSP आप लोग पढ़िए। ठीक है, तो आज का ओवर करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।